Good evening and welcome to another edition of the Hindustan Times Leadership Summit. We are in session one of week two of this unique leadership summit that we are holding virtually this time. And it is our privilege to be joined by the country's Defense Minister, Honorable Rajnath Singh ji. Not only is he the defense minister, he is the senior most minister in the NDA government. And it is an honor for us, sir, that you've joined the HT Leadership Summit this year again. आप हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारा मंत्री जी इस बार का थीम डिफाइनिंग नेशनल सिक्योरिटी, डिफाइनिंग अ न्यू ईरा इन नेशनल सिक्योरिटी है इस सेशन के लिए। और हम सोच रहे थे कि अगर हम इस तरह इसको स्ट्रक्चर करें, पहला 15 मिनट अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करें और फिर हम प्रश्नोत्तर सेशन की तरफ चलें, तो आपसे हमारा ऑडियंस जो वर्चुअली हमसे जुड़ा हुआ है और हम सब आज के परिप्रेक्ष्य में नए युग में भारत की राष्ट्र सुरक्षा चुनौतियों के बारे में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो हिंदुस्तान टाइम्स समिट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं अपनी तरफ से भी उन सभी का स्वागत करता हूं और मैं समूचे हिंदुस्तान टाइम्स परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लीडरशिप समिट को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। मीडिया जगत में एचटी समिट एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक आयोजन है और इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मुझे पहले भी मिल चुका है और इस समिट में पुनः आमंत्रित करने के लिए मैं एचटी मीडिया समूह की प्रमुख श्रीमती शोभना भरतिया को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मुझे न्यू एरा ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। यह विषय बहुत बड़ा है और समय सीमा का भी ध्यान रखना है, जैसा आपने कहा है। इसलिए मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में केवल कुछ खास बिंदुओं और मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा। आज का यह दिन यानी 26 नवंबर नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि 12 साल पहले भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जिसके कारण देश को अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को हमेशा के लिए बदलने की दिशा में सोचना पड़ा था। वैसे तो 12 साल का समय लंबा समय होता है, मगर 26/11 की घटना को कोई भी स्वाभिमानी देश कभी भुला नहीं सकता। उस दिन आतंकवाद ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक भी आतंकवादियों को जिंदा वापस नहीं जाने दिया। 12 साल पहले मुंबई में जो 166 जिंदगियां नापाक करतूतों के चलते भारत ने खोई थी, उसकी याद केवल उन परिवार वालों के दिलों में ही नहीं बसी है, बल्कि उसकी याद एक राष्ट्र के स्तर पर हम सबके भीतर भी आज भी बनी हुई है। और उसके बाद से और खास तौर पर पिछले कुछ सालों में देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आज देश में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जो बदलाव हुए हैं, उससे हम सभी देशवासियों को यह विश्वास जरूर दिला सकते हैं कि भारत ने अपना इंटरनल और एक्सटर्नल यह सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब लगभग नामुमकिन है। अभी पिछले दिनों ही आप सबने देखा, सुना और पढ़ा भी होगा कि सीमा पार से आतंकवादियों की एक और खेप भारत में घुस आई थी, जो इस बार फिर 26/11 को एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का मंसूबा लेकर आए थे। लेकिन हमारे देश की सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर उन सभी आतंकवादियों को अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही मौत के घाट उतारकर पाकिस्तान की एक और भारत विरोधी कार्रवाई को नाकाम कर दिया था। जब से भारत आजाद हुआ है, भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या सीमाओं के रास्ते घुसपैठ कराकर भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके। लेकिन मित्रों, पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर अब सारे हथकंडे आजमा लिए हैं और 1999 में कारगिल युद्ध, 2008 में मुंबई हमला
उरी में 2017 का हमला और 2019 में पुलवामा का हमला, यह सब कुछ सीमा पार से प्रायोजित था और इसके पुख्ता सबूत भारत के पास हैं। आतंकवाद के खिलाफ पिछले 6 सालों में एक बड़ा बदलाव आया है और वह है उसके खिलाफ भारत के रिस्पांस का। पहले क्या होता था? आतंकी हमले होते थे, सेना एवं सुरक्षा बलों के जवान जवाबी कार्रवाई करते थे, सबूत इशारा करते थे कि पाकिस्तान से इन आतंकवादियों के तार जुड़े हुए। उस समय पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को कोई खौफ नहीं था। वह जानते थे कि वे भारत में गड़बड़ी करते हुए भी बचे रहेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या तो आलोचना करेगा या फिर सबूतों का कोई डोजियर पेश करेगा। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का रेस्पॉन्स एक्शन 360 डिग्री पर हो रहा है। अब भारत देश की सीमाओं के भीतर तो कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारी सेना के बहादुर जवान कर रहे हैं। चाहे उरी की घटना के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा की घटना के बाद की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम भारत के इतिहास में तो नहीं मिलती है। और मित्रों, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ यह टेररिज्म का मॉडल धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है और इसकी खिसियाहट उन्हें इतनी अधिक है कि अब वे भारत पाकिस्तान सीमा पर आए दिन सीज फायर वायलेशन में लगे रहते हैं और हर सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना और अन्य सीमा सुरक्षा की एजेंसियों द्वारा दिया जा रहा है। यह तो हो गई जमीन के रास्ते होने वाली आतंकवादी हरकतों के खिलाफ हमारी कार्रवाई और तैयारी की बात। समुद्र और आसमान में भी हमारी तैयारी पहले से काफी बेहतर है, यह मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 26/11 को अंजाम देने वाले आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में आए थे और उस घटना के बाद से कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर एक पैराडाइम शिफ्ट देश की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आया है और आज इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और मैरीन पुलिस ने देश के कोस्टल एरियाज में एक ऐसा 3 टियर सिक्योरिटी कवर तैयार किया है कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी इनकी निगहबानी से बचकर नहीं निकल सकती। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि सागर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी के भीतर ही एक स्पेशल फोर्स, सागर प्रहरी बल जिसका नाम दिया हम लोगों ने, उसे तैयार किया है। और यह फोर्स न केवल कोस्टल एरियाज में मौजूद नेवल एसेट्स की सुरक्षा करेगी, बल्कि यह फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करेगी। आतंकवाद का कारोबार करने वालों के लिए अब भारत सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा। हमने टेररिज्म को पनाह देने वालों के लिए इस काम का इतना कास्ट एस्केलेशन कर दिया है कि पाकिस्तान जैसे देशों को टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बनाने की भारी कीमत इस समय चुकानी पड़ रही है। और हमने 12 वर्षों में भारत में मौजूद हर तरह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिसमेंटल करने में भी कामयाबी पाई है। और अब अगला कदम टेररिज्म के फाइनेंशियल नेटवर्क को डिसरप्ट करने की दिशा में लिया जा रहा है। और आज भारत ने दुनिया में एक कूटनीतिक दबाव बनाया है जिसके चलते पाकिस्तान नर्सरी ऑफ टेररिज्म के रूप में एक्सपोज हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फोरम पर जो जनमत बनाया है, उसका ही परिणाम है कि आए दिन पाकिस्तान के सिर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तलवार लटकती नजर आती है। और महंगाई और मंदी के संकट से घिरे पाकिस्तान के लिए FATF में ब्लैक लिस्ट आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। और पाकिस्तान की तरह ही एक और हमारा पड़ोसी है जो सीमा को लेकर आए दिन विवाद खड़े करता रहता है। और यह सच्चाई है कि भारत चीन के बीच सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंस है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। इसके बावजूद
कुछ ऐसे समझौते हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करते हुए दोनों देश की सेनाएं एलएसी के पास पेट्रोलिंग करती हैं। समस्या तब होती है जब एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया जाता है और पीएलए को यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को यह खुली छूट दे रखी है कि वे एलएसी पर किसी भी तरह के बदलाव का पूरी ताकत के साथ वो विरोध करें। गलवान में भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से पीएलए के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। भारत और चीन के बीच सीमा का विवाद बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हल हो, यह हम चाहते हैं। और आप सबको जानकारी है कि आर्मी कमांडर और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सीमा, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान, हम इससे किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। और एक बड़ा अंतर जो आज देखने को मिल रहा है वह यह है कि आज नेशनल सिक्योरिटी को इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कंपार्टमेंट में बांटकर देखने के बजाय इंटीग्रेटेड तरीके से देखा जा रहा है। हम इसको कंपार्टमेंट में बांटकर नहीं देख रहे हैं। और आजकल जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से आप अनदेखी कर सकते हैं। आज खतरा रियल वर्ल्ड से भी पैदा होता है और वर्चुअल वर्ल्ड से भी। आप सभी जानते होंगे रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड ये क्या है। यहां तक कि जिन चीजों को पहले हम नेचर फरी यानी कुदरत की मार कहते थे, कई बार उन घटनाओं को भी हमें संदेह की नजर से देखने की जरूरत है। इस साल पूरी दुनिया ने कोरोना की वैश्विक महामारी में देख लिया है कि कैसे एक टेबल स्पून वायरस पूरी दुनिया को पैरालाइज कर सकता है। इसलिए हमारे देश को क्लाइमेट चेंज से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरों के साथ साथ रेडिकलिज्म और ट्रांसनेशनल टेररिज्म के खतरों से भी सचेत रहने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, भारत जैसे देशों के लिए एक खतरा और है, वह है हाइब्रिड वारफेयर। हाइब्रिड वारफेयर का जिसमें कन्वेंशनल वारफेयर के साथ साथ अनकन्वेंशनल वारफेयर के एलिमेंट्स भी शामिल रहते हैं। और इस हाइब्रिड वार में स्टेट एक्टर्स की भूमिका तो होती ही है, मगर नॉन स्टेट एक्टर्स भी बड़ा खतरा बन जाते हैं। और यह हम भूल नहीं सकते कि आजकल लड़ने के तरीकों में बदलाव भले ही आया है, मगर कुछ देशों के भारत विरोधी रवैये में आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जंग का दायरा और भी बढ़ने वाला है। अब यह थल, जल और वायु के साथ साथ स्पेस, साइबर स्पेस और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के दिलो दिमाग में भी लड़ा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत इस न्यू एज रियलिटी को समझना काफी जरूरी है। और हमारी सरकार आज के और आने वाले समय के खतरों से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। और नेशनल सिक्योरिटी के बड़े कैनवास को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स भी कुछ किए गए हैं और यह रिफॉर्म्स का सिलसिला आगे भी यह जारी है। लंबे समय से पेंडिंग वन रैंक वन पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति, सैन्य मामलों के विभाग की स्थापना, महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन जैसे कदम हमारी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ही उठाए गए हैं। इसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक और बड़ा रिफॉर्म हमने इस देश के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया है, वह है मेक इन इंडिया का। इसके अंतर्गत हम अपनी डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इंडिजिनस सॉल्यूशन पर विशेष बल दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स
को इस देश में मैन्युफैक्चरिंग करने का खुला आमंत्रण दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहां बने इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ मित्र देशों की जरूरतें भी पूरा करें। हम अब इंपोर्ट पर भारत को लंबे समय तक निर्भर नहीं रख सकते। हम भारत को एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाना चाहते हैं। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 101 आइटम्स की एक नेगेटिव लिस्ट जारी की है, जिसके अंतर्गत हम उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स को भारत में इंपोर्ट करने की जगह उनका निर्माण यहीं और इसी देश में करेंगे। और आज आर्म्ड फोर्सेस के भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही हमने डिस्टर्ब्ड इलाकों में सेना और लोकल प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स भी उठाए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में बहुत सुधार हुआ है। हम यहां एक सकारात्मक सुधार देख रहे हैं। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में भी सुरक्षा के मामले में लगातार सुधार का क्रम जारी है और वहां भी स्थिति बहुत हद तक सामान्य है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो कंप्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, उसके काफी पॉजिटिव आउटकम्स अब देखने को मिले हैं। मगर सुरक्षा को लेकर आपकी कितनी ही अच्छी व्यवस्था बना लें, उसे बदलते वक्त और बदलती जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड करते रहने की जरूरत रहती है। यही कारण है कि हमारे लिए दिस इज द एंड नहीं होता। मैं दोहराना चाहता हूं, यही कारण है कि हमारे लिए यह दिस इज द एंड नहीं होता, बल्कि वी विल ऑलवेज गो। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपका आग्रह था कि 10-15 मिनट के अंदर ही अपनी बात समाप्त करनी है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इसे सुना है, इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पष्ट रूप में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बारे में कहा। आज 26/11 है और मुंबई के घटना के बारे में आपने बताया, और मुझे लगता है एक बड़ी खबर भी आपने हमें दी कि 26/11 अब भारत में करना नामुमकिन के बराबर है। मैं शुरुआत प्रश्नोत्तर का इससे करना चाहूंगा। आपने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो कंपार्टमेंट था, अब उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा है, एक इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच के रूप में देखा जा रहा है। आप एक यूनिक पद पे हैं, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में आपने 5 साल उसकी जिम्मेवारी आपने निर्वाह की है, और अब रक्षा मंत्री के रूप में एक्सटर्नल सिक्योरिटी की भी जिम्मेवारी आप निर्वाह कर रहे हैं। आपके अनुभव में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री होने में क्या अंतर है कार्यक्षेत्र के अलावा? अब पहले गृह मंत्री के रूप में इंटरनल सिक्योरिटी पर ही मुझे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता था, लेकिन अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर, यानी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर जो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन मैं मानता हूं कि सीमाओं की सुरक्षा यह तभी संभव है जब इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि गृह मंत्री भी रह चुका हूं, इस कारण कि इस समय बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि सीमा को डिस्टर्ब करने वाले लोग इंटरनली भी, माने भारत के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। इसलिए यह कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक है, और मैं कह सकता हूं यह कोऑर्डिनेशन है। आपने एक बात जो कही पाकिस्तान के बारे में, उरी घटना के बाद, पुलवामा के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया। आपने चीन के संदर्भ में भी कहा कि मुंह तोड़ एक जवाब उनको दिया गया है और सेना को एक खुली छूट मिली है। क्या भारत एक नया नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना रहा है, जिसमें एक कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि एक ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति रहेगी कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें अगर आक्रामक होना पड़े तो हम आक्रामक होंगे? क्या यह कहना सही होगा? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत कभी आक्रामक नहीं रहा है। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं, युद्ध न हो, हम युद्ध किसी के साथ नहीं करना चाहते, लेकिन युद्ध न हो इसके लिए आवश्यक है कि हम सदैव युद्ध के लिए तैयार रहें।
क्योंकि हम शांति चाहते हैं। और भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश के ऊपर कभी कोई आक्रमण किया है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का इतिहास है। भारत तो शांति में विश्वास रखता है और भारत तो ऐसा देश है कि भारत देश के रहने वाले हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत की भूमि में रहने वाले, भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो भारत की धरती से गया है। लेकिन फिर से अपनी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी युद्ध की तैयारी है हमारी, वो हमारी युद्ध की तैयारी इसलिए है ताकि युद्ध न होने पाए। लेकिन पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। इसी संदर्भ में अगर चीन के बारे में हम चर्चा करें, 7 महीने होने को आए हैं पूर्ण रूप में। स्टैंड ऑफ पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अभी भी जारी है। वहां पे ग्राउंड स्थिति क्या है? अगर आप हमें विषय संवेदनशील है, पर अगर आप हमें ज्ञान दे सकें कि ग्राउंड में अभी स्थिति क्या है और किस प्रकार का तनाव है, तो हम आभारी रहेंगे। वैसे आपने इसे स्वीकार कर लिया है कि यह विषय बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। क्या स्थिति है? पीएलए भी उधर तैनात है, उधर हमारी भारत की सेना भी तैनात है। लेकिन हाल फिलहाल इस समय तो कोर कमांडर लेवल पर भारत और चीन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रेगुलर बातचीत अभी चल रही है। अभी आगे देखते हैं इसके क्या परिणाम होते हैं। पर इन वार्ताओं के बावजूद लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और देश की जनता को यकीन होगा, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में कभी मैं सार्वजनिक सभाओं में भी कोशिश करता हूं कि कोई गलत बात ना हो। हमारे सेना के जवानों ने इस बार जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, हम सभी भारतवासियों का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। मैं उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं अपने सेना के जवानों की, जिस प्रकार के शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार दिया है। 2 प्रश्न मंत्री जी, जो आपने सेना के बारे में कहा और सेना की बहादुरी पे कोई डाउट नहीं है, क्या आप गालवान की बात कर रहे हैं कि जो एक रिपोर्ट्स आए कि सदर्न हाइट्स जो थे, सदर्न शोर्स पैंगोंग सौ के, उसकी भी हमने उस पे भी हमने कंट्रोल लिया। मैं केवल गलवान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल गलवान की बात नहीं, सब मिला जुला कर मैं बात कर रहा हूं। अब लेकिन तो अलग अलग मैं नहीं बतला सकता हूं कि कहां क्या हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी सीमाएं हैं। लेकिन आपने वार्ता की बात है, यदि मानते हैं कि देश का रक्षा मंत्री जो बोलेगा वो सच ही बोलेगा, तो मैं इतना विश्वास कर सकता हूं कि इस बार जो कुछ भी किया है उस पर हम समस्त देशवासियों को सचमुच गर्व है, अपने सेना के जवानों में। आपने वार्ता की भी बात की, विदेश मंत्री भी मिले मॉस्को में अपने काउंटर पार्ट से, आप मिले अपने काउंटर पार्ट से, मिलिट्री लेवल पे बातें चल रही है, तो ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा? आपने कुछ महीने पहले कहा था कि बातें चल रही है पर मैं गारंटी नहीं दे सकता। आज के दिन में कोई गारंटी है कि एक रेजोल्यूशन हो पाए, कि अभी भी अनिश्चितता का, अनसर्टेनिटी का माहौल है? नहीं, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। और मैं जब 8वें राउंड के बातचीत के बाद कुछ खबरें आई थी कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या इसमें कुछ तथ्य है? और 9वें राउंड का मिलिट्री कमांडर बातचीत क्या अब शेड्यूल बना है? मैंने बातचीत हुई थी और आगे भी बातचीत होने वाले है। ऐसी चाइना की तरफ से भी कहा गया है कि अगले चक्र की भी हम लोगों की बातचीत होगी, लेकिन उसके लिए भी कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई है। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। आपके विश्लेषण में चीन ने ऐसा किया क्यों? अब मैं समझता हूं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता किसी के बारे में,
लेकिन क्योंकि बातचीत इस समय चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं दुनिया के किसी भी देश को एक्सपेंशनिस्ट नहीं होना चाहिए, विस्तारवादी उसकी सोच नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी सीमाओं के अंतर्गत रखकर अपने देश का विकास करना चाहिए। हमारी भारत की सोच यही है। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ हमारे संबंध का एक कोऑपरेटिव एलिमेंट भी था, सहकार्य का भी एलिमेंट था, और एक द्वंद्व और क्या कंपटीशन का भी एलिमेंट था? क्या आपको लगता है इस घटनाक्रम के बाद चीन के साथ हमारा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, द्वंद्व बढ़ेगा, कि सहकार्य और सहयोग का अभी भी रास्ता खुला है? भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत तो बराबर ये चाहता है कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहें, और हमारी बराबर कोशिश यही रही है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है अब तक, वह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके कारण मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर किसी भी सूरत में हम खतरा नहीं आने देंगे। आपने पाकिस्तान की चर्चा की अपने वक्तव्य में। एलओसी में भी कुछ घटनाएं हुई हैं अभी। क्या आपको लगता है कि टू फ्रंट सिचुएशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एलओसी भी थोड़ा अभी हॉट दिखाई दे रहा है? बराबर पाकिस्तान उसको हॉट बनाकर रखना चाहता है। पहली बार हॉट नहीं है, लंबे अरसे से बराबर एलओसी हॉट रहती है। और लेकिन यदि होगी कोई घटना एलओसी पर तो देखेंगे, उसका जवाब देंगे, और जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा ना, पहले तो केवल भारत के अंदर ही जवाब देते थे, अब तो जरूरत होती है तो एलओसी क्रॉस करके भी जवाब देते हैं। आपने आत्मनिर्भरता की बात की। मैं अगर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ इस चर्चा को थोड़ा ले चलूं, और ये हमने देखा है कि सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, एफडीआई नॉर्म्स को लिबरलाइज किया, नेगेटिव लिस्ट किया, पर आज के दिन में भी चाहे वो विंटर क्लोथिंग हो, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हो, एक आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हुई है और हम अभी भी निर्भर हैं बाहरी शक्तियों पे, एक्सटर्नल पावर्स पे। इस अंतर्विरोध को कैसे देखते हैं आप? उद्देश्य आपका अच्छा है, रियलिटी कुछ और है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और इस दृष्टि से ही डिफेंस में भी बहुत सारे ऐसे कुछ कदम उठाए गए। अब जैसे 101 आइटम्स की जो नेगेटिव लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की तारीख से ही एकदम बिल्कुल जिस चीज की इंपोर्ट करने की आवश्यकता होगी हम उसका भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, यह मैं दावा नहीं करना चाहता। लेकिन 101 आइटम्स के बारे में जो नेगेटिव लिस्ट बनाई है, तो हम 20 से लेकर 24 के बीच हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे 4 वर्षों के अंदर कि वह 101 आइटम्स हमको दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े। अब एक और 2 साल, 1 साल 2 साल 4 साल में इन सब सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अथवा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के बारे में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम आत्मनिर्भर इसको बनाएंगे, उस दिशा में हमने प्रभावी कदम आगे बढ़ाए हैं। एक रक्षा संबंधी एक और सवाल, फिर मैं राजनीति की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूंगा। आपने सीडीएस की बात कही। सीडीएस की नियुक्ति को 1 साल होने वाला है। इस पोजीशन के क्रिएशन से इंडिया के डिफेंस स्ट्रैटेजी को, डिफेंस प्लानिंग में, इंटीग्रेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस में क्या मदद हुआ है? कुछ मुश्किलें भी आई होंगी, अगर उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता सकें। कहीं पर कोई मुश्किल नहीं आई है। जहां तक सीडीएस का काम जो है, हमारी तीनों सर्विसेज जो हैं, हमारी तीनों फोर्सेस, इनके बीच कोऑर्डिनेशन का है, वो कोऑर्डिनेशन का सिलसिला यह प्रारंभ हो चुका है, और आगे कई पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस भी लिए जा चुके हैं, और आगे कुछ समय, कुछ ही महीनों के बाद लोगों को इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अगर राजनीति की तरफ चले, मंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं पार्टी के। बिहार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? आप सरकार तो बना लिए, पर थोड़ी मुश्किल हुई। मैंने जीते हैं और हमारे एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिली है, इसलिए मुश्किल नहीं हुई है, क्लियर मेजॉरिटी मिली है। 15 वर्षों के बाद भी बिहार की जनता ने क्लियर मेजॉरिटी दी है, तो मैं समझता हूं बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी किया है, उसका भी इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में देखने को मिला है।
जो भी बहुत सारी स्कीम्स मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर इंप्लीमेंट की गई हैं, उसका परिणाम भी देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात कि वहां की जो लीडरशिप है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उस पर करप्शन का एक भी चार्ज 15 वर्षों के अंदर नहीं लगने पाया। इसकी एक जनता में आम चर्चा थी। और जिसको लीडर हमने प्रोजेक्ट किया था नीतीश कुमार जी, उनकी भी इमेज बहुत ही नीट एंड क्लीन है। खबरें बहुत आ रही हैं कि नीतीश जी थोड़ा आपसे दुखी हैं कि आपने एलजेपी को नहीं रोका। मैं गया था तो बेहद खुश थे लेकिन और राजनीतिक दृष्टि से भी इस प्रकार की खबरें चलाई जाती हैं। ये बिहार में आपकी जीत हुई, सरकार बना, पर 2018-19 के बाद से एक ट्रेंड जो दिख रहा है कि राज्य के चुनावों में भाजपा को मुश्किलें थोड़ी फेस करनी पड़ी हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, जो परिणाम कुछ था, सरकार एक बनी, झारखंड में हो, दिल्ली में हो, उसके पहले भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अगर आप देखें, इसको आप कैसे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण आप लोगों के सरकार का कोई मैंडेट बड़ा मिला, पर राज्य स्तर पे आपको मुश्किलें आ रही हैं? अब एक सच्चाई जो स्वीकार करेंगे कि बहुत ही सहज रूप से देश ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। और राज्यों का जहां तक प्रश्न है, जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो लोकल लीडरशिप अथवा लोकल जो गवर्नमेंट होती है, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर भी उस राज्य की जनता अपना मतदान करती है। इस कारण ये स्वाभाविक है कि केंद्र के जब चुनाव होंगे, मोदी जी नेता होंगे, तो उस समय परिणाम बेहतर आते हैं। और राज्यों में कहीं कहीं अच्छे भी आते हैं, कहीं कहीं कुछ जैसे परिणाम की अपेक्षा रहती है वैसे परिणाम देखने को नहीं मिलते। आपने मोदी जी के नेतृत्व की बात की, बाहर से एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि ये सरकार में एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और सभी निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में होते हैं। आप सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, इस थोड़ा निर्णय प्रक्रिया के बारे में हमें बताइए। क्या सच में सरकार पूर्ण रूप में सेंट्रलाइज्ड है? अब वैसे जो मैं कह रहा हूं, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर भी रहा हूं, आज मैं डिफेंस मिनिस्टर रहा हूं। कहीं पर भी, चाहे होम मिनिस्ट्री अथवा डिफेंस मिनिस्ट्री हो, पीएमओ का कहीं पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। जहां मुझे आवश्यक महसूस हुआ है, वहां हमने प्रधानमंत्री जी से परामर्श किया है, और जहां पर आवश्यक हुआ उन्होंने सुझाव दिया है, अथवा जो कुछ भी हमने फैसला किया है उस पर उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, इस पर अपनी मुहर लगाइए। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिन डिसीजंस के बारे में स्वाभाविक है कि अपने लीडर से बात करने की जरूरत होती है, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे होम मिनिस्ट्री हो अथवा डिफेंस मिनिस्ट्री, किसी मामले में, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे देश में हैं जो मैं कह रहा हूं शायद उनको विश्वास न हो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि कभी भी कोई हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जहां आवश्यक हुआ है, सुझाव देने की जरूरत पड़ी है, उन्होंने सुझाव दिया है। और उनका जब उनके साथ डिस्कशन हुआ है तो उन्होंने बताया कि इसको ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा, ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा। एक मैंने कंसल्टेशन जैसा होता है, उसमें वो स्वयं को इन्वॉल्व करते हैं, और लेकिन मंत्रियों को काम करने की वो आजादी देते हैं। मंत्री के ऊपर निर्भर करता है उसकी काम करने की शैली क्या है। आप एक किसान परिवार से हैं, आप देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं। आज भी हमने देखा कि आप सरकार के फार्म बिल के खिलाफ अभी भी एक माहौल है। काफी किसान संगठन, मजदूर संगठन इससे नाराज हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच आज हमने एक द्वंद्व देखा। आप इसको कैसे लेते हैं, और किसानों को इस देश के आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? कुछ सरकार को भी रिवाइज करने की आवश्यकता है अपने अप्रोच को। वैसे तो मैं देश के कई किसान संगठनों से यहाँ बातचीत की है, और इस समय हमारी बातचीत हो रही थी तो इस देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भी हमारे साथ उस समय मौजूद थे। इसी हमारे यहाँ पर बैठकर मैं बोल रहा हूँ, यहीं पर वह बैठक मैंने उनके साथ की है। और कृषि संबंधित जो ये बिल लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जो कानून बने, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी 3, 4, 5 वर्षों के अंदर ही इसके परिणाम देश के किसानों को देखने को मिलेंगे। किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। मैं बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे किसान जिनके पास छोटी होल्डिंग्स हैं लैंड की, ऐसे किसानों को बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है।
शायद हमारे कुछ मित्रों को यह बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि केवल कुछ जिलों तक यह आंदोलन सीमित है, लेकिन जो लाभ होने वाला है शायद इसकी कल्पना उनको नहीं है। मैं तो उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो आंदोलन समाप्त करें, आए बैठकर हम क्लास बाय क्लास डिस्कशन करेंगे। वह कहते हैं कि अब इस बिल के कारण मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि हर क्लास को मैंने पढ़ा है। इस एक्ट के कारण, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एक्ट है, इसके कारण मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो फूड ग्रेन्स परचेज किए जाने का यहां तक प्रश्न है, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, बल्कि पहले से कहीं अधिक एमएसपी के द्वारा खरीद का सिलसिला जारी रहेगा। मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं उनसे अपील करूंगा कि वो कृपया अपना आंदोलन समाप्त करें। मैं उनसे बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं, और मैं तो डिफेंस मिनिस्टर हूं, लेकिन मैं तो किसान का बेटा होने के नाते, एक किसान होने के नाते मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं उनसे बातचीत करने को तैयार हूं। किसानों को हम धोखा नहीं दे सकते। हमने पहले भी देखा था कि किसान आंदोलन जब हुआ था, सरकार की तरफ से आपने बात की थी, तो हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप के मार्फत आज आप किसान संगठनों को एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि आपके घर आके, आपके कार्यालय आके आपसे खुल के बात कर सकेंगे। घर क्या, मैं तो किसान हूं, और जो वह किसान हमारे परिवार के हैं, हम एक ही पेशे के हम लोग हैं। वह किसान कहेंगे कि राजनाथ सिंह यहां आकर आप बात करो, हम उनके साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। लेकिन जब हमारे यहां आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा। कुछ हम पेशा हैं हम लोग। मंत्री जी, कुछ ऑडियंस प्रश्न हैं, समय भी सीमित है हमारे पास। एक राफेल के बारे में, राफेल अब भारत में प्रोक्योरमेंट हुआ, कुछ आए भी, इसको कुछ लोगों की तरफ से गेम चेंजर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, पर वायुसेना की आप बात सुने देखें तो उनकी आवश्यकताएं बहुत अभी भी हैं। आप राफेल को कैसे देखते हैं? क्या ये गेम चेंजर है? ऐसे पहली बात तो यह है कि राफेल को लेकर जो करप्शन की बात चल रही है, अब चर्चा समाप्त हो गई है। हाँ। सभी लोगों ने चुप्पी साध ली है, अब कोई नहीं बोल रहा है इस पर। हालांकि राफेल के आने से हमारी एयरफोर्स की ताकत बढ़ी है, मैं कह सकता हूं, बढ़ी है, काफी ताकत बढ़ी है जी। अब गेम चेंजर है कि क्या है, अब इसके जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में वे ही कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उसके कारण हमारी एयर डिफेंस की ताकत बढ़ी है। एक और ऑडियंस प्रश्न है कि पाकिस्तान ने एक डॉसियर दिया है, भारत के खिलाफ काफी इल्जाम भी लगाए हैं, यूएन तक उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दिया है। उस पाकिस्तानी डॉसियर पे कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में हम कुछ कर रहे हैं। हम कहीं नहीं कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एकदम उसमें कामयाबी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। और जब भी पाकिस्तान ने डोजियर पेश किया है, आप जानते हैं कि बराबर उसमें केवल दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की है, उसमें कोई तथ्य नहीं होते। सरकार के जो आलोचक हैं, वापस में राजनीति की तरफ आऊंगा, उनका एक बात कहना है कि भारत का जो अभी वर्तमान सरकार है, आपका सरकार है, भारत के लोकतंत्र के प्रति, चुनाव के प्रति एक प्रतिबद्धता आपकी है, पर लोकतांत्रिक प्रणाली में जो और एलिमेंट्स हैं, फ्री प्रेस हो, जुडिशरी हो, रूल ऑफ लॉ हो, लोगों का एक डिसेंट करने का अधिकार हो, उससे आप थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। क्या ये कहना उचित होगा कि ये गलत इल्जाम है? प्रशांत जी, आपके ऊपर कभी कोई दबाव तो डाला नहीं है। आप भी हिंदुस्तान टाइम्स एक मानी जानी इस देश की वो है मीडिया। मैं समझता हूं किसी के ऊपर कोई दबाव डाला गया हो, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप देखते हैं कि सरकार के विरोध में भी जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उस पर भी न्यूज चलती हैं, लोग दिखाते हैं। और कुछ चैनल्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप देखिए तो बराबर गवर्नमेंट के खिलाफ भी बातें चलती हैं, तो कभी हम लोगों ने कोई अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। हाँ, कभी कभी लगता है कि कहीं पर कोई गलत खबर आई है, तथ्यपूर्ण नहीं है, फैक्ट्स ठीक नहीं है, उसके बारे में केवल जानकारी दे दी जाती है, अवगत करा दिया जाता है। यह तो किसी भी सरकार का धर्म है, करना चाहिए। सरकार का ही क्या, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी लगता है कि हमारे बारे में कोई ये सूचना गलत छपी है, ये जानकारी
तो हमको देना ही चाहिए, तो केवल जानकारी देते हैं। प्रेस की आजादी पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। नहीं, आप खुद लोकतंत्र का ये बहुत ही चौथा स्तंभ, बहुत प्रभावी स्तंभ है। इसके आजादी के बिना, इसकी स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र सरवाइव नहीं कर सकता। इस हकीकत को हम समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक आखिरी प्रश्न, बंगाल का चुनाव अगले साल है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है पार्टी के लिए, देश के लिए। आप बंगाल के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मोदी वर्सेस ममता फाइट होगा? ममता जी के साथ आपका संबंध भी अच्छा है। अच्छा है, हमारा सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल का जहां तक प्रश्न है, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में होगी। इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। माने मेजॉरिटी तो मिलेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं, 2/3 मेजॉरिटी की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा ऐलान किया मंत्री जी आपने। आप हमारे साथ जुड़े, आपने स्पष्टता के साथ पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में, देश के रक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उसके बारे में आपने खुल के हमसे बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, और अगली बार भी लीडरशिप समिट में हम आपके पास वापस आएंगे जरूर, और आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।